स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो लेक्चर CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर 2 है, जिसका टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड कंक्लूजन। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर 2 से पहले 1 नहीं देखा है तो जरूर जाके वीडियो लेक्चर 1 देखें। और इस वीडियो लेक्चर 2 में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट बात करेंगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को, थ्योरेटिकल फॉर्म को और उसके कंक्लूजन को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस क्लासेस से ही स्टूडेंट्स आप पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल फॉर्म क्या है। थ्योरेटिकल फॉर्म वही है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। दस द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब सिस्टम एक कोई एनर्जी रिलीज करेगा तो दूसरा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यूनिवर्स की तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये भी बात समझ में आती है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कोई एक सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरा रिलीज करेगा, बट यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा होने की वजह से ही, इस बात की वजह से ही, इस कंसेप्ट की वजह से ही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बात अभी तक हमने कही, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट, थ्योरेटिकल फॉर्म एक तरह से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। तो अब हम देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए हम एक पहले कंडीशन एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है E1, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऑन गिविंग क्यू हीट टू द सिस्टम, सिस्टम को आपने क्यू हीट दी। अब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, एक तरह से सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पहले इंटरनल एनर्जी E1 थी, अब आपने क्यू हीट और दे दी है, तो अब इंटरनल एनर्जी E1 प्लस क्यू हो जाएगी। अब आपने क्या कहा, सेकेंड कंडीशन इस पे क्या किया, सिस्टम पे ऑन डूइंग डब्ल्यू वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर डब्ल्यू वर्क भी किया। और जब सिस्टम पे वर्क आप कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले जो इंटरनल एनर्जी E1 प्लस क्यू थी, अब इंटरनल एनर्जी हो जाएगी E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। सपोज देर इज अ सिस्टम हैविंग इंटरनल एनर्जी E1, एक कोई सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या मान ली है हमने, E1 इनिशियली जो होती है। अब क्या कहा, सेकेंड कंडीशन, ऑन गिविंग क्यू हीट टू द सिस्टम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी E1 प्लस क्यू। जब आप सिस्टम को क्यू हीट देते हो या सिस्टम क्यू हीट एब्जॉर्ब करता है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अब क्या होगी, E1 प्लस क्यू। अब तीसरी बात, ऑन डूइंग डब्ल्यू वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब डब्ल्यू वर्क किया जाता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन एज फॉलोज। अब जब सिस्टम पे डब्ल्यू वर्क किया जा रहा है, तो अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E2। वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू E1 जो पहले एनर्जी थी, Q जो हीट देने के बाद एनर्जी आ गई, और W जो सिस्टम पे डब्ल्यू वर्क करने के बाद एनर्जी आई। तो E2 हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब हम इंटरनल एनर्जी इनिशियल E1 है, इंटरनल एनर्जी फाइनल E2 है, तो दोनों को एक तरफ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा E विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1।
तो हमारा जो E2 माइनस E1 था उसको हम रिप्लेस किससे कर देते हैं, डेल्टा E से, जो कि क्या कहलाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्लू। डब्लू को रीअरेंज करेंगे, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू कहें, चाहे Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्लू कहें, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, राइट। ये बात यहाँ पे कही गई है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। Equation 1 and equation 2 are called as mathematical form of first law of thermodynamics। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि thus the heat given to the system is equal to the work done by the system and change in internal energy of the system। यानी जो आपने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट दी मतलब प्लस क्यू, वो किसके इक्वल होगी, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया डेल्टा ई, और जो सिस्टम ने वर्क किया माइनस डब्लू। ठीक है, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम जो प्लस क्यू है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि माइनस डब्लू, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि डेल्टा ई। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्लू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम आगे बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंक्लूजन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम अलग अलग कंडीशंस पे बात करें कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तब क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्या फॉर्म हो सकता है उसकी बात करते हैं। वो हम सारा इंक्लूड कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहला हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, कि आइसोकोरिक प्रोसेस अगर होता है तो वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब बात चल रही है आइसोकोरिक प्रोसेस की, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका मतलब डेल्टा वी ज़ीरो हो गया। अब क्योंकि वर्क डन डेल्टा वी से ही आता है, और अगर डेल्टा वी ही ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो आएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा वी ज़ीरो होगा, और डेल्टा वी ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन भी ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्योंकि यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, इसलिए हमने इसको क्यू वी लिख दिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आइसोकोरिक प्रोसेस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डब्लू। अब क्योंकि यहाँ पे W ज़ीरो है, वर्क डन क्या है ज़ीरो, तो यहाँ वर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी प्लस ज़ीरो। वर्क डन कितना है ज़ीरो, वो हमने पुट कर दिया। तो क्यू वी किसके इक्वल आया, डेल्टा E के। इसका मतलब क्या हुआ, दस द हीट गिवन टू द सिस्टम और द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सिस्टम को हीट दे रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम के। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम को हीट दी जा रही है या जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिप्रेजेंटेशन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, तो फिर उस समय आप ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये एक जनरल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म, और यही मैथमेटिकल फॉर्म आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, कंक्लूजन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में।
आइसो का मतलब है सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा टी ज़ीरो आएगा, और डेल्टा टी ज़ीरो आएगा और इंटरनल एनर्जी चेंज भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। और अगर डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा ई भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई किसके इक्वल है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। और हम आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन वन में डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आगे देखिए, अब जो बात हमने कही है कि Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हम हीट को उधर ही रखें, वर्क को रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब प्लस क्यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, माइनस डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम क्या बोल देंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है प्लस क्यू होता है, वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। प्लस क्यू यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और माइनस डब्ल्यू यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कब होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है कि आप W को उसी जगह पे रखो, Q को रीअरेंज कर दो तो माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। माइनस क्यू का मतलब होता है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, और प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम क्या कह देंगे, दस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है सिस्टम से वो इक्वल होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम के, माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, थर्ड कंडीशन की, कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। आइसोबारिक प्रोसेस को समझने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स, कि जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रख रखा है और किसी गैस को किसी सिलेंडर के अंदर फिर कर रखा है और आप पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो आपने कांस्टेंट रख दिया है। तो जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है तो उस कंडीशन पे उस गैस का केवल एक्सपेंशन हो सकता है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम इन दिस कंडीशन। और उस समय जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है आइसोबारिक कंडीशन पर, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर्स, गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सो द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इट इज नेगेटिव, वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम क्या कह देंगे, देयर फोर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिप्रेजेंटेशन था, एक्सप्रेशन था, वो भी बदल जाएगा, क्योंकि हमारे उस फॉर्मूले में तो प्लस डब्ल्यू था, वर्क डन ऑन द सिस्टम था, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वो नेगेटिव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू पी माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्यू पी मैंने लिख दिया है। क्यू पी का मतलब क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर्स, राइट। अब हम जानते हैं कि W किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के, और डेल्टा E किसके इक्वल होता है, E2 माइनस E1 के। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, W वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V और डेल्टा E का फॉर्मूला E2 माइनस E1, ये दोनों हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, W की और डेल्टा E की वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 वी गेट, जब हम इस इक्वेशन 1 में W और डेल्टा E की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा E2 माइनस E1। डेल्टा ई की जगह आपने क्या रख दिया, E2 माइनस E1
इट इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। क्यू पी एज इट इज है और डब्ल्यू की जगह आपने क्या रख दिया, पी डेल्टा वी। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। क्यू पी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन प्लस पी डेल्टा वी, राइट। अब डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी इक्वल होता है वी टू माइनस वी वन के। इस वैल्यू को भी इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन टू में डेल्टा वी की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन प्लस पी, डेल्टा वी की जगह आपने क्या रख दिया, वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो क्यू पी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। ये माइनस कहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो प्रेशर को आपने वी टू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस पी वी टू हो गया, प्लस माइनस माइनस रहा और पी वी वन हो गया, राइट। अब जो फाइनल वाली टर्म्स हैं ई टू और पी वी टू, उसको एक तरफ कर लेते हैं। इनिशियल वाली टर्म्स हैं ई वन और पी वी वन, उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्यू पी क्या आ गया, ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। माइनस कहाँ से आया, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ई वन प्लस पी वी वन हो गया, राइट। तो हमारे पास दो टर्म आ गई, ई टू प्लस पी वी टू फाइनल के लिए, ई वन प्लस पी वी वन इनिशियल के लिए, राइट। और ये हो गया क्यू पी इज इक्वल टू ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखिए ध्यान से। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के सम के बराबर। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी नो दैट द एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। तो H क्या हो गया, E प्लस पी वी। एच क्या है, एंथैल्पी, E क्या है, इंटरनल एनर्जी और पी वी वर्क है। अगर इनिशियल कंडीशन पे बात करें, इनिशियली कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, सो एट कांस्टेंट प्रेशर इनिशियली व्हाट विल बी कंडीशन ऑफ एंथैल्पी, एट कांस्टेंट प्रेशर इनिशियली एंथैल्पी विल बी H1 इज इक्वल टू E1 प्लस PV1। P कांस्टेंट है इसलिए हमने P रखा है। और फाइनल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, सो फाइनली एट कांस्टेंट प्रेशर H2 विल बी इक्वल टू E2 प्लस PV2। तो E1 प्लस PV1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, H1, E2 प्लस PV2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, H2। तो इक्वेशन 3 में जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 व्हाट विल हैपन, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और H2 माइनस H1 क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सब्सटेंस। H2 हो गया फाइनल एंथैल्पी, H1 हो गया इनिशियल एंथैल्पी, H2 माइनस H1 हो गया डेल्टा H। सो QP किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H के, राइट। So heat absorbed by the system at constant pressure is equal to the enthalpy change of the system। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। तो हम क्या बोल देंगे, at constant pressure the total heat content of the system is equal to the enthalpy change of the system। कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कह देंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह देंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू, राइट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब W किसके इक्वल होता है, तो W होता है P डेल्टा V के इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही QP के फॉर्मूले थे, जहाँ पे हमने QP को रिलेट किया तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। इक्वेशन 5 में W है, W का फॉर्मूला पुट कर दिया तो हमारे पास डेल्टा E का फॉर्मूला आ गया डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 6। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, तो वो होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये जो इक्वेशन 7 है ये डिनोट करता है एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आया है, राइट। दस इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा उसके बारे में हमको बताता है, राइट। अब अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लें और वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाई करें, तब हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस वी नो दैट।
अब आपने प्रेशर भी कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, तो बदलने वाली चीज़ें कौन हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन हैं, एक है वॉल्यूम और एक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसको हम कैसे लिख देंगे, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर भी कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा वी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस चेंज हो रहे हैं इसलिए डेल्टा एन जी। जहां डेल्टा एन जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा एन आर जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो डेल्टा एन जी को अगर हम रिप्लेस कर दें या जब कभी हमें कैलकुलेट करना हो तो हम डेल्टा एन जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबमिशन एन पी जी माइनस सबमिशन एन आर जी। एन पी जी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, सबमिशन एन आर जी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। इन दोनों का जब सब डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा एन जी आ जाएगा, जो यहाँ पुट कर देंगे, राइट। अब ये जो पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला है, इसको अगर हम इक्वेशन 7 में रख दें तो एंथैल्पी चेंज क्या आ जाएगा, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी इन इक्वेशन 7 वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन के लिए जो गैसियस इक्वेशन है, आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना हो या इंटरनल एनर्जी चेंज करना हो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना हो चाहे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना हो, आप इक्वेशन 8 का हेल्प लेंगे, जो कि है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा ऊपर दिए गए फॉर्मूले की हेल्प से। आर और टी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आर की वैल्यू जूल में होगी, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में हो तो एज इट इज रखना है। अगर डेल्टा ई गिवन होगा तो डेल्टा एच आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और डेल्टा एच गिवन होगा तो डेल्टा ई पूछा जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की डेल्टा एच और डेल्टा ई की यूनिट्स किलो जूल में होती है, लेकिन जो आर की हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं वो जूल में है। तो आइदर आप इस पूरे डेल्टा एन जी आर टी टर्म को 1000 से डिवाइड करें तो ये भी किस में आ गया, किलो जूल में, फिर आप आराम से डेल्टा ई में ऐड कर सकते हैं या डेल्टा एच से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो आपकी यूनिट्स हैं किलो जूल में और ये है जूल में, डायरेक्ट सब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए चाहे डेल्टा एच की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो चाहे डेल्टा ई की करनी हो, वो किलो जूल में ही होगी, और दूसरी वैल्यू जो गिवन होगी वो भी किलो जूल में होगी। अननोन वैल्यू भी किलो जूल में पूछी जाएगी, नोन वैल्यू भी किलो जूल में दे रखी होगी, और आर आपको जूल में मिलेगा। तो डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू पुटअप करने के बाद 1000 से डिवाइड करना ना भूले, ताकि आपके पास जो सेकंड टर्म है वो भी किलो जूल में आ जाए। फिर आप चाहे तो ऐड करें अगर आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, और डेल्टा ई कैलकुलेट करना है तो फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से। अब स्टूडेंट्स हम डेल्टा एच और डेल्टा ई जो सिस्टम के लिए वैल्यू होती हैं या किसी गैसियस रिएक्शन के लिए वैल्यू होती है उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इक्वेशन 8 जो भी हमारे पास आई थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जिसको हमने इक्वेशन 8 कहा था, वो किसको डिनोट करती है, इट डिनोट्स द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर अ गैसियस रिएक्शन। किसी गैसियस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन करने का एक्सप्रेशन क्या होगा उसको बताती है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि प्रोडक्ट के मोल्स जो गैसियस हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हों। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि प्रोडक्ट जो गैसियस फेज में है वो रिएक्टेंट के मोल से कम है। और तीसरी क्या हो सकती है, प्रोडक्ट के मोल जो गैसियस फेज में वो रिएक्टेंट के मोल के इक्वल हों। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, तो क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हैं तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, मोर देन जीरो, और डेल्टा एन जी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा या डेल्टा एन जी मोर देन जीरो आएगा, इसका मतलब है कि डेल्टा ई में कुछ वैल्यू ऐड होगी तब डेल्टा एच आएगा। यानी जब कभी भी प्रोडक्ट के मोल्स किसी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल्स गैसियस में जो हैं उनसे ज़्यादा हों तो डेल्टा एच उस गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई से ज़्यादा आएगा। डेल्टा ई में कुछ वैल्यू ऐड होगी तब डेल्टा एच आपके पास आएगा, ठीक है। अब कोई दूसरी गैसियस रिएक्शन को एज्यूम करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस के मोल से कम हैं। उस समय डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा या लेस देन जीरो आएगा, और उस समय डेल्टा एच डेल्टा ई से कम होगा। यानी उस समय डेल्टा ई में से कुछ वैल्यू माइनस होगी तब डेल्टा एच आपके पास आएगा।
तो अगर प्रोडक्ट के मोल्स जो गैसियस फेज में हैं वो रिएक्टेंट के मोल्स जो गैसियस फेज में उससे कम हैं तो डेल्टा एच डेल्टा ई से कम आएगा। और ऐसी कोई गैसियस रिएक्शन है जहाँ प्रोडक्ट के मोल्स गैसियस फेज में जो हैं और रिएक्टेंट के मोल्स जो गैसियस फेज में हैं वो सेम हैं, तो फिर डेल्टा एन जी एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगा। तो पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और उस समय डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होंगे। तो आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल है, या डेल्टा एच डेल्टा ई से लेस देन है, या डेल्टा एच डेल्टा ई से ग्रेटर देन है। तो चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे लेस देन हो, चाहे इक्वल टू हो, आपको ये तीनों कंडीशन देखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस वीडियो लेक्चर में हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से और अच्छे से अप्लाई कर सकें। राइट, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी के टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 600 जूल ऑफ हीट and work equivalent to 300 joule is done on its surroundings. What will be the change in internal energy of the system? कोई सिस्टम है जो 600 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और जो वर्क 300 जूल के इक्विवेलेंट है वो सराउंडिंग्स पे किया जाता है। What will be the change in internal energy of the system? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे पूछा है, वर्क और हीट की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे प्रॉपर साइन के साथ और फिर आराम से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले बात करें क्यू की, हीट की। हीट जैसा कि एब्जॉर्ब कहा गया क्वेश्चन में तो 600 जूल प्लस का हो जाएगा, और वर्क जो है वो कहा गया बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग जब होता है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो W हो जाएगा -300 जूल। अब Q आपके पास है +600 जूल, W आपके पास है -300 जूल। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। Q आपने पुट कर दिया +600 जूल, प्लस W आपने पुट कर दिया -300 जूल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 600 -300 हो जाएगा। ये आंसर आपके पास आएगा 300 जूल। तो हम ऐसा कह देंगे इस सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कितना आया, 300 जूल। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 300 जूल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। एन आइडल गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm फ्रॉम 20 liter to 40 liter and absorbs 10 kilojoule of heat from the surroundings. What is the change in internal energy of the system given 1 atmosphere is equal to 101.3 joule? ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल फॉर्म पे बेस्ड है, बट इस बार वर्क डन हमको डायरेक्टली ना देके वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहा गया है। वर्क डन के फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे गैस का एक्सपेंशन होता है। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 atm, और एक्सपेंशन कितने से कितना हो रहा है, 20 लीटर से 40 लीटर। लेकिन यहाँ जो वर्क डन आएगा वो लीटर एटमॉस्फेयर की यूनिट में आएगा स्टूडेंट्स, और आपको जो हीट दे रखी है वो किस में है, किलो जूल में। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कैलकुलेशन हो, बराबरी वालों में होती है। तो आप ऐड किसको कर रहे हो, हीट को, वो किस में है, किलो जूल में, और किसके साथ ऐड कर रहे हो, वर्क के साथ। वर्क किस में है, लीटर एटमॉस्फेयर में। तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, आपको आंसर किलो जूल में ही चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको इंटर कन्वर्जन भी दे रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 लीटर, यहाँ एक्चुअली लीटर हम लिखना भूल गए हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 101.3 जूल। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतना होता है, तो 2 लीटर एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा, या जो भी आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जूल निकाल लेंगे। वो वर्क होगा, उसको हीट के साथ फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आगे इंटरनल एनर्जी चेंज डिटरमाइन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा अलग हटके ये क्वेश्चन हो गया और ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। कैसे करते हैं, तो आइए देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्क की बात करेंगे। W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, V2 कितना है, एक्सपेंशन कितना हुआ, फाइनल वॉल्यूम 40 और इनिशियल वॉल्यूम 20। तो क्या हो जाएगा, -40 -20 कितना हो गया, 20। तो ये आपका हो गया -2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40। तो -40 लीटर एटमॉस्फेयर आपके पास वर्क आ गया। अब आपके पास ये वर्क है लीटर एटमॉस्फेयर में, और जैसा कि मैंने कहा 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है,
101.3 जूल। तो हम क्या कर देंगे, -40 जो लीटर एटमॉस्फेयर उसकी जगह हो जाएगा 101.3 जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -4052 जूल। तो वर्क डन आपके पास कैलकुलेट इस बार करना पड़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट दे रखा था। और आपको ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जेई में भी पूछे जाते हैं जहाँ पे वर्क डायरेक्ट ना दे के कैलकुलेट करना होगा और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करना होगा। तो क्या हो गया, W आपके पास आ गया -4052। अब ये जूल में है, ध्यान से समझना। हीट एब्जॉर्ब किस में है, किलो जूल में। किलो जूल से काम नहीं चलेगा, जब ये जूल में है तो इसको भी किस में आना पड़ेगा, जूल में। तो +10 किलो जूल है, ये कितना हो गया, 10,000 जूल हो गया। अब इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, Q + W। Q कितना है, 10,000 जूल, प्लस वर्क डन कितना है, -4052 जूल। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा ई आएगा 10,000 -4052 जूल, ये आ गया 5948 जूल। ठीक है, इस तरह से हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड दोनों क्वेश्चन। अब हम जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो एंथैल्पी चेंज पे बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, कि अगर मान लेते हैं कि जो वाटर वेपर है, H2O गैस है, वो एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करता है, यानी आपको वाटर वेपर को एज अ परफेक्ट गैस मानना है या मान लिया जाए, तो मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री इज इतना। यानी कि जो वाटर के 1 मोल का वेपराइजेशन आप करते हो, कितने प्रेशर पे, 1 बार प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन आता है 41 किलो जूल पर मोल। अब आपसे कहा गया है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है जब 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सेम कंडीशन पर, अबव कंडीशन पे, जहां प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 1 मोल ऑफ वाटर ही लिया है, उस समय इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा। तो एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि पहले हमको डेल्टा एन जी निकालना होगा, फिर डेल्टा एच की हेल्प से डेल्टा ई को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, तो आइए देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, H2O लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस। जैसा कि हमको कहा गया वेपराइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, H2O गैस में। और H2O गैस को हम परफेक्ट गैस मानेंगे, तब हम डेल्टा एन जी पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आगे इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्योंकि इस इक्वेशन में डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन है 41 किलो जूल पर मोल, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कही गई है क्वेश्चन में। डेल्टा एन जी क्या होता है, सबमिशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम सिर्फ H2O गैस को ही काउंट करेंगे, H2O लिक्विड गैस नहीं है, उसके मोल्स काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे इसका H2O गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। और रिएक्टेंट क्योंकि गैसियस फॉर्म में नहीं है, इसलिए काउंटिंग में नहीं आएगा, 1 माइनस 0 होगा, तो ये डेल्टा एन जी आपके पास आ गया 1। आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर चूंकि डिग्री सेल्सियस में है, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 100 + 273 केल्विन विच इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब सारी वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। डेल्टा ई हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एन जी आर टी हमें पुटअप करना है सारा। सो ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन वी गेट, क्या होगा देखिए ध्यान से। तो जब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है 41 किलो जूल पर मोल, माइनस डेल्टा एन जी है 1, आर है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, और हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये पूरा टर्म किस में है, जूल में, ये 1000 में आ गया, राइट। अब देखिए, अब जब ये पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, जैसे आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आएगा 3.096 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज आपके पास है 41 किलो जूल पर मोल, माइनस कर दीजिए तो डेल्टा ई आपके पास आएगा 37.904 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेल्टा ई कैलकुलेट किया डेल्टा एच की हेल्प से किसी गिवन रिएक्शन के लिए किसी गिवन कंडीशन पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। एन एक्सपेंशन ऑफ अ पिस्टन against pressure of P external of 1.2 atm produces a volume change of 32 liter in a system where delta U is minus 51 kilojoule. Calculate the heat for this system. ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, बट इस बार आपको हीट चेंज या हीट कितना सिस्टम को दिया गया वो कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम चेंज आपको दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, और ध्यान दीजिए ये लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा और डेल्टा यू किलो जूल में है। तो किलो जूल को जूल में लाइए, लीटर एटमॉस्फेयर को भी जूल में लाइए, ताकि आपका हीट का कैलकुलेशन जूल में आराम से हो सके। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई कहो चाहे डेल्टा यू कहो, बात एक ही है। कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, -51.0 किलो जूल। वर्क डन कितना होता है, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी कितना है 1.2 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम चेंज कितना है 32 लीटर। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1.2 इंटू 32 लीटर एटमॉस्फेयर। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क डन आ जाएगा -38.4 लीटर एटमॉस्फेयर। इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -38.4 इंटू 101.3। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -38.4 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय 1000, दैट गिव्स योर वर्क डन इन किलो जूल। तो वर्क डन इन किलो जूल कितना आ गया, -3.89 किलो जूल। अब वर्क डन -3.89 किलो जूल है, इंटरनल एनर्जी -51.0 किलो जूल है, तो आराम से दोनों वैल्यू पुट करके आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। So, on putting these values in equation 1, -51.0 kilojoule is equal to Q minus 3.89 kilojoule. क्या हो जाएगा, Q will come out to be -51 kilojoule plus 3.89 kilojoule, that comes out to be -47.11 kilojoule. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन, आइसोबारिक कंडीशन पे, आइसोथर्मल कंडीशन पे, आइसोकोरिक कंडीशन पे समझा। और फिर हमने बात की एंथैल्पी ऑफ सिस्टम की और एंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे और एंथैल्पी पे बेस्ड। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बात, कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो सभी क्लास 12 के 11th के स्टूडेंट्स जो आपके साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और आप जाके हमारे चैनल पे जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं 11th क्लास में टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।